टुडे वी डिस्कस अबाउट वेपरेशन। वेपरेशन क्या होती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेपरेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस फेज, कि जब हमारे पास लिक्विड जो होता है वो गैस फेज में चेंज होता है तो इसको हम बेसिकली किस प्रोसेस का नाम देते हैं? वेपरेशन का नाम देते होते हैं। अब बेसिकली ये होता किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है? वेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर ये प्रोसेस क्या होता है, क्लोज सिस्टम में हो रहा होता है तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं। एक रिएक्शन जिसको हम वेपरेशन का नाम देते हैं, एक रिएक्शन जिसको हम बेसिकली कंडेंसेशन का नाम देते होते हैं। अब कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन इज अ अपोजिट ऑफ वेपरेशन, मींस के आपके पास क्या होता है कि वेपरेशन होती है, फिर इसी प्रोसेस में क्या होती है, इसकी कंडेंसेशन भी हो रही होती है। जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट क्या होती है? वाटर को बॉयल करती है। वाटर को बॉयल करने के बाद हमारे पास क्या होता है? वाटर चेंज होता है वेपर्स में, फिर वेपर्स अगेन क्या होते हैं? क्लोज सिस्टम में कलेक्ट होकर क्या बना देते हैं? अगेन जो वेपर्स होते हैं वो क्लोज सिस्टम में वाटर बना देते होते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड वेपरेशन। तो इस प्रोसेस को हम वेपरेशन का नाम देते होते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्स होता है कंडेंसेशन के, मींस के आपके पास एक साइड पे क्या हो रही है? वेपरेशन हो रही है, एक साइड पे हमारे पास क्या हो रही है? कंडेंसेशन हो रही है। अब कंडेंसेशन क्या होती है कि हमारे पास जो गैसेस जो वेपर्स होते हैं वो गैस फेज से क्या आ रहे होते हैं? वो लिक्विड फेज में चेंज होके आ रहे होते हैं। इसको बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम भी देते होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस के किसी भी चीज का इक्वल हो जाना। डायनामिक ये होती है कि कोई भी चीज जो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है? रन कर रही है, उसको बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। कि इवेपोरेशन भी हो रही है और साथ में कंडेंसेशन भी हो रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। दो तरह के बेसिकली हमारे पास प्रोसेस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करते होते हैं? वो वेपरेशन काज करते होते हैं। नेक्स्ट कंडेंसेशन यही होती है कि वेपरेशन के बाद हमारे पास वो वेपर्स क्या होते हैं? कलेक्ट होके अगेन क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, एक्सोथर्मिक नहीं कहते। एक्सोथर्मिक मींस के जिसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम भी देते होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेपर फॉर्म, इट रिक्वायर 40.7 किलोजूल ऑफ एनर्जी। कि अगर 1 मोल पानी का है तो अगर उसने वेपर में चेंज होना है तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? उसको 40.7 किलोजूल पर मोल एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर होगी। इतनी एनर्जी पे वो क्या करेगा? वेपर उसका जो वेपरेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज बताई जा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं H2O, ये हमारे पास लिक्विड फेज में होता है, फिर H2O ये हमारे पास क्या हो जाता है? गैस फेज में हो जाता है। मींस के आप क्या करते हैं? इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जहां पे एक H2O आगे हमारे पास लिक्विड फेज लिखा गया है। तो जैसे ही आप वाटर को क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वही वाटर जो होता है वो गैस फेज में चेंज हो जाता है। मींस के यहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाती है कि जितना ही लिक्विड हमारे पास क्या हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा होता है, उतना ही लिक्विड हमारे पास कंडेंस हो गए, वो कंडेंसेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, बट ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जो हमारे पास वेपरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोसेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। अब काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसी भी चीज को मूव करने के लिए यूज होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करते हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं जो नीचे बिल्कुल सतह के साथ लगे हुए होते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं? हीट को ट्रांसफर करते हैं अपर मॉलिक्यूल की तरफ। फिर हीट ट्रांसफर होगी लास्ट वाले मॉलिक्यूल जो हमारे पास क्या होते हैं? सरफेस पे होते हैं। तो इस तरह से हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होती है तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या कर लेते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर की फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कि मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती। जो नीचे वाले मॉलिक्यूल होते हैं वाटर में, वो हमारे पास उनकी लेस होती है, और जो सरफेस वाले होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। दैट्स व्हाई वो क्या करते होते हैं? वो वेपरेशन काज करते होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, वेपरेशन इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि जितना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करेंगे उतनी ही हमारे पास क्या होगी? वेपरेशन होगी।
फॉर एग्जाम्पल आपने लेस टेम्परेचर प्रोवाइड किया है तो हमारे पास लेस वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो वेपरेट होंगे। आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया है तो हाई वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपरेट होंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी यही होता है, एक डायरेक्टली होता है, एक इनवर्सली होता है। डायरेक्टली मींस के हमारे पास क्या होता है, जितनी चीज आप ज्यादा करेंगे उतना ही चीज लार्जर होती जाएगी। मींस के जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो वेपरेशन काज करेंगे, जितनी हीट कम करेंगे उतना ही वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपरेशन का प्रोसेस लेस कर देंगे। आगे नेक्स्ट आता है वेपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो ये हमारे पास कूलिंग प्रोसेस भी होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास किस तरह से ये कूलिंग प्रोसेस होता है कि आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर लें उसको, या अल्कोहल का एक ड्रॉप लें अपनी हथेली पे, उसको डालें और आपके पास क्या होगा, जो अल्कोहल का ड्रॉप होगा वो सराउंडिंग से जितनी भी हीट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, वेपरेट हो जाएगा। सिंपल इज दैट। तो हमारे पास जो सराउंडिंग की हीट होगी वो खत्म हो जाएगी। तो आपके पास क्या होगा, उस हथेली पे जिस पे आपने ड्रॉप जहां पे रखा था उस जगह पे आपको क्या होगी, कूलिंग फील होगी। तो वेपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इसकी एक और एग्जांपल भी हो सकती है कि आप नहा के आते हैं, आप पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी पे जो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं वो सराउंडिंग की जितनी भी हीट होती है उनको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, वो इसलिए एब्जॉर्ब करते हैं कि उन्होंने वेपरेट होना है। तो वेपरेशन के लिए वो क्या करते हैं, सराउंडिंग की जितनी भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास सराउंडिंग में सारी हीट खत्म हो जाती है और आपको ठंड महसूस होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट अगर इसके फैक्टर्स की बात की जाए तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें सरफेस एरिया आ जाता है, टेंपरेचर आ जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। ग्रेटर इज अ सरफेस एरिया, ग्रेटर इज इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा, कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही हमारे पास क्या होगी, इवेपोरेशन काज होगी। जैसे आप टी की एग्जांपल देते हैं कि सॉसर में आपने वो ऐड किया है, चाय को आपने डाला है सॉसर में, तो हमारे पास क्या होता है, जो कप होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। बट अगर आप सॉसर की बात करते हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्जर होता है। तो जितना सरफेस एरिया होता है उतनी ही हमारे पास क्या होती है, इवेपोरेशन काज होती है। तो सरफेस एरिया ग्रेटर होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी। नेक्स्ट आता है टेंपरेचर। तो जारी बात है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो टेंपरेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा टेंपरेचर होगा उतनी इवेपोरेशन काज होगी, जितना कम टेंपरेचर होगा उतनी ही कम इवेपोरेशन काज होगी। मींस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल जितने भी केमिकल्स हैं सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंटेन करते होते हैं अपनी कंपोजिशन बनाने के लिए। तो जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी, तो वो उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगा, लेस होगा। जिसकी हमारे पास वीकर होंगी उसका जो इवेपोरेशन प्रोसेस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल एंड वाटर का, तो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीकर देन क्या होती है, वाटर। तो वाटर से वो वीकर होती है, तो जो अल्कोहल होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और जो वाटर होता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, बिकॉज वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। होप सो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। शुक्रिया।